अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्टिविटी डायग्राम स्टार्ट किया था। आज उसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और लास्ट पे हम स्विम लेन डायग्राम की तरफ मूव होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? एक्टिविटी डायग्राम्स कब बनाई जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई डायग्राम आपने ऐसे नहीं बनानी कि जस्ट डायग्राम इसलिए बना रहे हैं कि आपने डायग्राम्स बनानी है आपको, क्योंकि ऐसी में आपने सब डायग्राम पढ़ी हैं तो आपने आप डायग्राम्स आती हैं तो बनाई। जहाँ पे जिस चीज का यूज होता है हम डायग्राम तब बनाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी में मल्टीपल पाथ्स हैं, कोई यूज केस है जिसमें मल्टीपल एक यूज केस पे कुछ डिसीजन पॉइंट हैं जिसकी बेस पे हम मल्टीपल पाथ फॉलो मल्टीपल रूट्स की तरफ जा सकते हैं, तो वहां पे हम एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं। एक कब बनाई जाती है? यूज केस को, जब आपने यूज केस बना ली है उसके बाद यूज केसेस को एनालाइज करने के लिए एक्टिविटी डायग्राम बनाई जाती हैं। और यूज केस के अंदर और एक यूज केस का फ्लो दिखा रही होती है और मल्टीपल यूज केसेस का भी आपस में फ्लो दिखा रही होती है कि कैसे फ्लो होगा। फ्लो चार्ट की ही एक टाइप है, लेकिन इसमें कंकरेंट एक्टिविटीज शो हो रही होती है, पैरालिज्म को भी शो किया जाता है। कब बनाई जाती हैं? जब आपने यूज केस डायग्राम्स बना ली, देन आपने यूज केस को एनालाइज करने के लिए, उसके फ्लो को शो करने के लिए, उसको उसमें कैसे फ्लो होता है, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं वो शो करने के लिए एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं। और इसको यूजली हम एनालिसिस मॉडल में यूज केस डायग्राम के बाद एसआरएस में प्लेस करते हैं। नोड्स होते हैं और एजेस होते हैं। नोड्स में आपने देखा था लास्ट लेक्चर में कि एक्टिविटीज होती हैं, एक्शंस होते हैं। इसके अलावा फ्लो, फाइनल फाइनल फ्लो एंड जब आपका पिंस होती हैं, पिंस क्या होता है? आपका डाटा लेके जा रही होती हैं जो आपका ट्रांसफर हो रहा होता है। एजेस होते हैं जो कि ट्रांजिशन को शो, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज को कनेक्ट कर रहे होते हैं, थ्रू एजेस किया जाता है। हमने देखा ऑब्जेक्ट नोड्स जो होते हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक्टिविटी पैरामीटर नोड्स, पिंस नोड, सेंट्रल बफर नोड्स एंड डाटा स्टोर नोड। हमने एक्टिविटी पैरामीटर नोड्स और पिंस लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम सेंट्रल बफर नोड्स एंड डाटा स्टोर नोड्स देखेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट नोड्स क्या होते हैं? होस्ट डाटा। मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ कि ऑब्जेक्ट नोड होता क्या है। इसमें डाटा, आपका डाटा होल्ड किया होता है। इन्होंने जैसे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव हो रहे हैं तो यहाँ से कुछ आउटपुट जाएगी, इसकी जो इनपुट बनेगी, तो ये जो डाटा पास हो रहा होता है ये ऑब्जेक्ट नोड में ये डाटा सेव हुआ होता है। hold data temporarily while they wait to move through the graph. Specify the type of values they can hold। एक तो जो होल्ड डाटा होल्ड करते हैं उस डाटा की टाइप भी हो सकती है। अगर कोई टाइप नहीं है तो वो किसी, अगर आप स्पेसिफाई नहीं की हुई, फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर स्पेसिफाई किया हुआ तो उसमें इंटीजर डाटा, और कोई भी नहीं स्पेसिफाई किया हुआ तो कोई भी नॉट स्पेसिफाई, दे कैन होल्ड वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। कैन आल्सो स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द हेड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट को भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये नेम आपने दिया, एक ऑब्जेक्ट है, नोड है, उसमें नेम उसका दिया हुआ है, उसकी स्टेट दी हुई है, डाटा की टाइप अगर मेंशन की हुई है तो ठीक है, अगर नहीं मेंशन की हुई किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट नोड। ऑब्जेक्ट नोड की 4 टाइप्स हैं। एक्टिविटी पैरामीटर नोड, पिंस एंड ये पिंस की 3 डिफरेंट टाइप की नोट वो है जिससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यूएमएल में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और सेंटर में एक इस तरह से बना के भी डिस्प्ले किया जा सकता है। यहाँ एक एरो बना के आप उसके ऊपर ये चेयर भी शो कर सकते हैं। देन सेंटर बफर नोड थर्ड टाइप है। सेंटर बफर नोड क्या होता है? ये एक सेंट्रल में स्पेस है आपकी, जिसमें टेम्परेरीली आप डाटा होल्ड कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल, यहाँ पे एक सेंटर, जैसे आपने एक दरमियान में डेपोजिटरी सेंटर बना दी हुई है और उसमें मल्टीपल जगहों से डाटा आ सकता है और मल्टीपल को फॉरवर्ड हो सकता है। डाटा स्टोर नोड देन आता है। डाटा स्टोर नोड में क्या होता है? डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो टोकन्स आते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। यहाँ पे टोकन एक तो होता है, यहाँ पे कोई टोकन आया है किसी भी एक्टिविटी में तो वो नेक्स्ट अगर मूव हो गया तो यहाँ से खत्म हो जाता है, ये यहाँ पे उसकी डुप्लीकेशन रहती है। या एक्टिविटी पैरामीटर नोड्स एंड पिंस को लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। आज हम सेंट्रल बफर और डाटा स्टोर देखेंगे। सेंट्रल बफर क्या है?
A central buffer node is an object node that manages flow from multiple sources and destination as opposed to pins and parameter. जैसे मैंने आपको बताया था कि pins और पैरामीटर यहाँ पे मैनेजेस फ्लोज फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन. जो सेंट्रल बफर होता है उसमें फ्लो मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा होता है, मल्टीपल डेस्टिनेशन की तरफ जा सकता है. जो पिंस और पैरामीटर नोड ऑब्जेक्ट नोड से वहां पे जो इनपुट थी वो एक ही नोड से आती थी और एक ही नोड को मूव हो रही होती थी. यहाँ पे क्या होता है कि ये मल्टीपल फ्लोज जो होता है वो मल्टीपल सोर्सेज से आ सकता है. जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये सेंट्रल बफर है, यहाँ पे फ्लो इधर से आ सकता है, मल्टीपल मूव हो सकता है. एक्ट एज ए बफर फॉर मल्टीपल इनपुट फ्लोज एंड आउटपुट फ्लोज. एक बफर के is not tied to an action like pins or an activity like activity parameter node. जो अच्छा यहाँ पे पिंस जो होती हैं वो किसी एक्शन के साथ एसोसिएट होती है. जब कोई इवेंट अकर होता है, कोई एक्शन परफॉर्म होता है, तो वो पिंस उसके साथ लिंक होती है डाटा ट्रांसफर करने. जो एक्टिविटी के साथ एक्टिविटी पैरामीटर नोड्स जो है वो लिंक होते हैं. तो ये जो बफर होता है वो किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी के साथ या किसी स्पेसिफिक एक्शन के साथ एसोसिएट नहीं होता. ये एज ए बफर एक्ट करता है सेंटर में, जहां पे मल्टीपल लोड से इनपुट आ रही होती है, मल्टीपल आउटपुट जा रही होती है मल्टीपल जगहों पे, डेस्टिनेशंस पे. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें एक स्क्वायर बनाया जाता है, रेक्टेंगल सॉरी, जिसमें सेंट्रल बफर कीवर्ड लिखा हुआ है. डाटा स्टोर फोर्थ टाइप क्या थी ऑब्जेक्ट नोड की? डाटा स्टोर. Data store is a specific central buffer node which stores objects persistently. ये central buffer node की एक specific type है जो कि objects को persistently store करती है. Means मैंने आपसे बात की कि टोकन यहाँ पे आते हैं, लीव करते हैं, लेकिन वो उनकी डुप्लीकेशन काफी रह जाती है. कीप ऑल द टोकन दैट एंटर इनटू इट. इसमें जितने भी टोकन आते हैं वो इसी में रहते हैं. टोकन चूजन टू मूव डाउनस्ट्रीम और कॉपीड, जिन्होंने आगे मूव होना होता है वो कॉपी हो जाते हैं. सो दैट टोकन्स नेवर लीव द डाटा स्टोर. डाटा स्टोर में ही रहते हैं. इफ अराइव्स a token containing an object already present in the data store, this replace the old one. Means अगर एक टोकन पड़ा हुआ है और उसी वही उसका एक और न्यू टोकन आ जाता है तो वो प्रीवियस को रिप्लेस कर देगा. टोकन इन ए डाटा स्टोर node cannot be removed. They are removed when the activity is terminated. अच्छा, इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे रेक्टेंगल है, उसमें डाटा स्टोर कीवर्ड लिखा हुआ, नेम और स्टेट हो सकती है. अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं कैसे देती हूँ, देखें. यहाँ पे हायर एम्प्लॉय है, हायर आपने एम्प्लॉय हायर किया, उसका पर्सनल डाटाबेस जो है वो यहाँ पे सेव होता जा रहा है. यहाँ पे डाउनस्ट्रीम जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको आप ये फॉरवर्ड कर देते हो, टोकन उसको चला जाता है डाटा, लेकिन यहाँ पे सेव ही रहता है. अगर कुछ अपडेशन होती है, फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉय का फोन नंबर चेंज हुआ है, तो अपडेटेड जो होता है वो प्रीवियस को रीराइट कर देता है, ओवरराइट कर देता है, लेकिन यहाँ पे सेव रहता है. हमने देखा ऑब्जेक्ट नेट की 4 टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी 4 टाइप्स होती हैं? एक्टिविटी पैरामीटर नोड, पिंस, सेंट्रल बफर एंड डाटा स्टोर. एक्टिविटी पैरामीटर नोड जो होती हैं वो किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी से लिंक होती है. ये जो पिंस होती हैं वो किसी स्पेसिफिक एक्शन से लिंक होती हैं. जो सेंट्रल बफर होता है वो किसी स्पेसिफिक एक्शन से या एक्टिविटी से लिंक नहीं होता. ये सेंट्रल एक्ट एज ए बफर और इसमें मल्टीपल सोर्सेज से इनपुट आ रही होती है, मल्टीपल डेस्टिनेशन की तरफ आउटपुट जा रही होती है. और जो डाटा स्टोर होता है वो बफर सेंट्रल बफर की स्पेसिफिक टाइप होती है, जिसमें जो आता है, जो भी टोकन्स आते हैं वो यहीं पे रहते हैं. अगर डाउनस्ट्रीम में मूव हो जाते हैं लेकिन उनकी एक कॉपी यहीं पे एग्जिस्ट करती है. मल्टीप्लिसिटी एंड अपर बाउंड. ऑब्जेक्ट नोड को हम मल्टीप्लिसिटीज असाइन कर सकते हैं. Multiplicities क्या होती है? Specifies the minimum and maximum number of values each pin accepts or provides at each invocation of action. अब एक्शन के साथ पिन्स एसोसिएट होती है. जब कोई एक्शन इन्वोक होता है तो उस पिन से डाटा कंज्यूम हो रहा होता है या वो आगे फॉरवर्ड हो रहा होता है. अब ये जो पिन्स हैं कितना मैक्सिमम
या मिनिमम इनकी वैल्यूज की जो रेंज होती है जो वो एक्सेप्ट कर सकती हैं, या ये पिन जो है कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकती है, या ये पिन कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर सकती है, वो स्पेसिफाई करना मल्टीप्लिसिटीज कहलाता है. व्हेन इज अवेलेबल द मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यूज द एक्शन कैन स्टार्ट. अच्छा, अगर आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ये पिन जो है शिप पार्ट, तब एक्शन स्टार्ट होगा जब मिनिमम जो है 100 पार्ट होंगे. तो जब तक अगर 98, 99, 99 तक पार्ट हैं लेकिन तब भी ये एक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता, इन्वोक नहीं हो सकता. जब 100 पार्ट हो जाएंगे देन ये एक्शन, मिनिमम अमाउंट जो थी वो 100 थी. जब when is available the minimum number of values the action can start. एक्शन तब स्टार्ट होगा जब मिनिमम जो वैल्यू होगी वो अवेलेबल होगी. इफ देयर इज मोर वैल्यूज देन द मैक्सिमम द एक्शन टेक्स ओनली द फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यूज. अब अगर मैक्सिमम लिमिट जो है वो फॉर एग्जांपल 1000 है और हमारे पास 15,000 पार्ट्स जो हैं वो अवेलेबल है. अब ये वाले एक्शन क्या करेगा, ये 1000 को कंज्यूम कर लेगा, 500 को रहने देगा. तो मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो डिफाइन करती है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो कि एक पिन है एक्सेप्ट कर सकती है या एक पिन प्रोवाइड कर सकती है. अपर बाउंड क्या होता है, शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज दैट एन ऑब्जेक्ट नोड कैन होल्ड at runtime. When the upper bound has been reached, the flow is stopped. Maximum number of values that an object node can hold. एक ऑब्जेक्ट नंबर नोड जो है वो मैक्सिमम कितनी वैल्यूज को होल्ड कर सकता है ये डिफाइन किया जाता है. अब फॉर एग्जांपल हमारे स्टोर एक रेपोजिटरी है, हमारे स्टोर के अंदर 100 आइटम्स को रखने की स्पेस है. जब 100 आइटम्स आ जाएंगे तो जो फ्लो है डाटा का वो स्टॉप हो जाएगा. मिल से 100 आइटम्स आ गए हैं तो हमारा फ्लो स्टॉप हो जाएगा. जब तक इसमें से कुछ कंज्यूम नहीं होगा ये फ्लो कंटिन्यू नहीं होगा. अपर बाउंड क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट किसी चीज की. जब मैक्सिमम लिमिट रीच कर जाती है तो फ्लो स्टॉप हो जाता है. देन इफेक्ट एंड ऑर्डरिंग. इफेक्ट क्या चीज होती है, पिन्स कैन बी annotated with the effect that their actions have on objects that move through the pins. Pins can annotate it with the effect that their actions have on objects that move through the pin. The effects can be create हो सकता है, read हो सकता है, update हो सकता है और delete हो सकता है. ये पिन फॉर एग्जाम्पल ये पिन जो है ये इनके साथ कुछ इफेक्ट्स एसोसिएटेड होते हैं. जैसे इफेक्ट क्या है, क्रिएट, इफेक्ट, रीड, 4 हो सकते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट. पिन्स को एनोटेट किया जा सकता है इफेक्ट के साथ, और इफेक्ट जो उन एक्शंस वो एक्शंस जो है वो ऑब्जेक्ट्स जब मूव होते हैं उन एक्शन से, जब वो एक्शंस इन्वोक होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव होते हैं उनके ऊपर कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं. 4 डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स हो सकते हैं. क्रिएट हो सकता है, रीड हो सकता है, अपडेट किया जा सकता है और डिलीट किया जा सकता है. Ordering, yes, specifies the order in which tokens of an object's node are offered to the outgoing edges. FIFO, LIFO और modular defined ordering. जब जो ऑब्जेक्ट नोड्स हैं उनसे टोकन्स ट्रांसफर होते हैं तो वो किस ऑर्डर में जाएंगे, वो ऑर्डर जो होता है उसको यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है. क्या वो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, या कोई स्पेसिफिक डिफाइंड आपने यूजर खुद से डिफाइन किया हुआ है. अब यहाँ पे स्टैक है या क्यू है तो उस बेस पे लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या क्या होगा. अब मॉड्यूलर डिफाइन किया आपने खुद से डिफाइन की प्रायोरिटी सेटिंग की हुई या खुद से डिफाइन किया हुआ है वो हो सकता है. हमने देखा 4 डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट नोड्स हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट नोड पे क्या मल्टीप्लिसिटीज शो कर सकते हैं जो कि शो करता है कि कितने मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पिन्स जो हैं वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकती हैं या प्रोवाइड कर सकती है. कोई पिन अपर बाउंड होती है कि मैक्सिमम कितनी लिमिट है किसी ऑब्जेक्ट नोड की डाटा को होल्ड करने की. अगर वो रीच कर जाती है तो उसके बाद फ्लो स्टॉप हो जाता है जब तक उसमें से कोई कंज्यूम नहीं होते टोकन. इफेक्ट क्या होता है,
इफेक्ट हर पिन के साथ एसोसिएट किया जाता है, जो कि जब एक्शन होता है, इन्वोक होता है, तो वो ऑब्जेक्ट्स को पे क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट हो सकता है, रीड हो सकता है, अपडेट होता है, डिलीट हो सकता है। आर्डर क्या स्पेसिफाई करता है, जब एक पिन से दूसरे पिन पे एक ऑब्जेक्ट नोड जब कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो यहाँ से वैल्यू ट्रांसफर हो रहा होता है कुछ। अब वो जो ट्रांसफर होने हैं टोकन, वो किस ऑर्डर में ट्रांसफर होंगे, लिफो होगा, फीफो होगा, या कोई स्पेसिफिक डिफाइन होगा, वो ऑर्डर में डिफाइन किया जाता है। यहाँ तक हम ऑब्जेक्ट नोड्स की बात कर रहे थे। अब एक्टिविटी एजेस, एक्टिविटी एजेस को प्रेजेंट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकती हैं। एन एज कैन आल्सो बी annotated using a connector. Every connector with a given label must be paired with exactly one अदर विद द सेम लेबल ऑन द सेम एक्टिविटी डायग्राम। ये यूज किया जाता है। हम मोस्ट कॉमनली, मैंने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने कहा था इसको हम डिटेल में करेंगे एक्टिविटी डायग्राम को। इसमें बहुत सी चीजें होंगी जो आप नॉर्मल लाइफ में शायद जब यूज करेंगे तो आप यूज नहीं करेंगे। इतनी कम्प्लेक्स एक्टिविटी डायग्राम्स हम नहीं बना रहे होते, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें। अब ये जो है कनेक्टर, ये हमारा काफी यूज हो रहा होता है। इसमें असल में होता क्या है कि मोस्टली हम जो यूज कर रहे होते हैं जब हमारी डायग्राम बहुत लेंथी हो जाती है, लाइक हम एक डायग्राम एक पेज पे बना रहे हैं, वो लेंथी हो गई है, तो हम एक जगह से हमारा पेज खत्म हो जाता है तो हम उस पर एक कनेक्टर ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे पेज एंड हो गया, ये मैंने डायग्राम बनाई जहाँ पे जाके मेरा पेज एंड हो गया, यहाँ पे मैं एक सर्कल लगाऊंगी, उसमें ए लिख दिया, ए लिख के अब नेक्स्ट पेज के स्टार्ट में मैं ए लिखूंगी, सर्कल लगाऊंगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ए जो है वो अपना पेयर ढूंढेगा, जहां पे ए लिखा होगा तो वहां से ये डायग्राम दोबारा से कंटिन्यू हो रही है, ये आज वहां से दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली कनेक्टर का ये मतलब हम ये यूज कर रहे होते हैं, ये इस मकसद के लिए यूज किया जा सकता है। जब डायग्राम बहुत ज्यादा, यहाँ पे तो सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है, जब डायग्राम बहुत कम्प्लेक्स हो जाती है, जैसे इधर मल्टीपल जगह से आ रहा होगा तो मैंने शो करना है, तो वहां पे क्या करते हैं कि आप कनेक्टर लगा के फिर दोबारा जहाँ नेक्स्ट एक्टिविटी जो होती है उसके स्टार्ट में भी वो आप कनेक्टर लगा देते हैं। आप कहते हैं कि ये जो है ये प्रीवियस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिल ऑर्डर, शिप ऑर्डर, आपने इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट करने की डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स बन रही है, तो आप इसको कनेक्ट करने की बजाय आप क्या करते हैं, इसमें कनेक्टर लगा देते हैं जब डायग्राम हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। एक तो प्रेजेंटेशन का ये वे है, दूसरा टू रिड्यूस द क्लटर इन कॉम्प्लेक्स डायग्राम ऑब्जेक्ट नोड्स में बी एडिटेड। यहाँ पे ये इसको ऐसे भी शो किया जा सकता है, इज इक्विवेलेंट टू, जब हमारा एक ही पेज पे होगा, एक पेज पे हम मल्टीपल बार बार ये नहीं बनाते, बार बार बनाने से वो और ही क्लटर हो सकती है डायग्राम। हम नॉर्मली जो यूज कर रहे होते हैं, जब हमारी डायग्राम एंड हो जाती है तो हम नेक्स्ट पेज कहाँ से मूव स्टार्ट हो रही है तो हम यहाँ पे वो लगा देते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आप जहाँ जब भी ये लगेगा यूपीआर के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट पेज पे ए और सेकंड पे ए से स्टार्ट कर दी, अब जब सेकंड पेज पे भी यहाँ तक भी पहुंचने तक मेरी एक्टिविटी डायग्राम खत्म नहीं हुई, तो यहाँ पे मैं बी लगा दूंगी, सेम ए ही नहीं लगा सकती, क्योंकि सेम ए का मतलब एक तो पेयर की फॉर्म में होगा, वो वहां से स्टार्ट होनी है, इसका मतलब ये है। यहाँ पे मैं कोई और वर्ड यूज करूंगी, बी लगा दिया और देन नेक्स्ट थर्ड पेज पे दोबारा बी से स्टार्टिंग कर दूंगी, इसका मतलब है कि ये बी से दोबारा से स्टार्ट हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा, it is possible to apply a transformation of tokens as they move across an object flow edges. Each order is passed to the transformation behavior and reached and replaced with the result. अच्छा, क्या होता है कि एजेस को, एक तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करने का बताया कि कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है इनको। इसके अलावा जब एक जगह से दूसरी जगह पे एज जो होता है, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी सिंपल से एग्जाम्पल आपको देती हूँ। यहाँ पे कोई वैल्यू है, यहाँ पे इस पिन के पास कोई वैल्यू थी और ये पिन वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर हुई। अब जब ये ट्रांसफर हुई है तो ये सेम वैल्यू ट्रांसफर नहीं हुई, यहाँ पे कोई उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है। लाइक मैं आपको इसको समझाने के लिए एग्जांपल देती हूँ। अगर x इज इक्वल टू 5 था यहाँ पे, और दरमियान में यहाँ पे हमने करना है x जो भी था, x इज इक्वल टू x प्लस 2 कर दें। यहाँ पे x 5 था वैल्यू, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या अप्लाई होनी है, x इज इक्वल टू x प्लस 2, तो यहाँ पे जाते तक वो 7 हो जाएगी वैल्यू।
तो ये एजेस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का कीवर्ड लिखा जाता है और यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई क्या होनी है। यहाँ पे जैसे x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू x प्लस 2 रास्ते में हो रहा है और ये 5 वैल्यू यहाँ पे जब जाती है तो वो 7 बन जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे क्लोज ऑर्डर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्डर डॉट कस्टमर। अब ऑर्डर जो है, क्लोज ऑर्डर और सेंड नोटिस, ये दोनों के दरमियान एच है, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या अप्लाई किया है, यहाँ पे ऑर्डर जो था, ऑर्डर में से हमने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है ना, तो हम ऑर्डर में तो बहुत सी चीजें होंगी, ऑर्डर का कस्टमर का नेम, कस्टमर का आईडी, कस्टमर का फोन नंबर, कस्टमर की बहुत सी स्पेसिफिकेशन डिटेल होगी। हमने इस ऑर्डर में से सिर्फ कस्टमर से हमें चाहिए, तो हम उसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है उधर से भेज देते हैं। यहाँ पे ये जा रहा था और हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और उसमें सिर्फ कस्टमर का डाटा लेके ये इसको भेज दिया है। सिलेक्शन, specify the order first in first out, last in first out are modular defined in which the tokens in the nodes are offered to the outgoing edges. किस किस ऑर्डर में मूव करेंगे, कैन बी अप्लाई। जो सिलेक्शन होती है वो ऑब्जेक्ट नोड पे भी अप्लाई किया जा सकता है और एजेस पे भी। ऑब्जेक्ट नोड्स कौन से थे, पिन, पैरामीटर्स या फिर बफर और डेटा स्टोर्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नोड जो थे, स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्ट नोड ऑर्डरिंग, चूजिंग व्हाट टोकन ऑफर्स टू द आउटगोइंग एजेस व्हेनेवर इट आस्क्ड ए टोकन। अब ये टोकन इस यहाँ से यहाँ पे मूव होना है, तो यहाँ पे जो टोकन्स हैं वो किस ऑर्डर में मूव होंगे वो स्पेसिफाई किया जाता है सिलेक्शन में, कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या कोई स्पेसिफिक वे होगा जिससे मूव करेंगे। एजेस, हम ये जो ऑर्डरिंग है वो एक तो हम इसमें डिफाइन करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट नोड पे, पिन्स पे, यहाँ पे जो एक्शन से लिंक पिन है वहां पे डिफाइन कर दिया जाएगा कि ये इस ऑर्डर में मूव होंगी। हम जो ऑर्डरिंग है वो एजेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये पिन हमारा जैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट हुआ था, अब एज पे जाके हम क्या करते हैं, हम जब ये इस एज पे मूव होना शुरू हुआ है तो उस हम एज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विद इन ऑर्डर प्रियोरिटी। अब हम प्रियोरिटी डिफाइन करके फर्स्ट इन हमने प्रियोरिटी डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने पहले से डिफाइन किया हुआ था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मूव होना है। देन हमने क्या किया, एक क्लाइंट है जिसने हमें ज्यादा पे किया, हम उस क्लाइंट का जो ऑर्डर है वो जल्दी फुलफिल करना चाहते हैं, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और हम उसे जल्दी शिप कर देंगे। एजिस पे भी हम ऑर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। चूजेस द ऑर्डर ऑन विच टोकन्स आर ऑफर्ड फ्रॉम द सोर्स ऑब्जेक्ट नोड टू द एज, override any selection present on the object node, that is ऑब्जेक्ट नोड ऑर्डरिंग। ओवरराइड यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट नोड पे ऑलरेडी कोई सिलेक्शन अप्लाई हुई है, फॉर एग्जांपल फीफो अप्लाई हुई है ऑब्जेक्ट नोड पे, लेकिन जब यहाँ पे हम एजेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पे जो ऑलरेडी अप्लाई होगी उसको ओवरराइड कर देगी। फॉर एग्जांपल हमने प्रायोरिटी, किसी क्लाइंट ने हमें ज्यादा पे किया है तो हम प्रायोरिटी बेसिस पे, हमारा रूल है कि हम उसको जल्दी शिप कर देंगे, तो ये वो पहले वाली जो सेक्शन है उसको ओवरराइड कर देगी। Token competition, a parameter node or pin may have multiple edges coming out of it, whereupon there will be competition for its token because object nodes cannot duplicate token while forks can। ये लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी, forks जो होती है, अगर दरमियान में आपके एक fork बनी हुई है और वहां से आगे मल्टीपल एजेस निकल रहे हैं तो वहां से टोकन जो है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी है और उसके और वहां से डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नोड्स को ट्रांसफर हो रहे हैं तो वहां पे वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते। यहाँ से टोकन जो है यहाँ तो सिर्फ इसको जा सकता है या इसको जा सकता है, किसी एक को जाएगा। देन देयर इज ए in the movement of data in the graph. अच्छा, if the input pin of the this one is full, the token remains at the output of the एक पार्ट यहीं पे रहेगा पार्ट until the can completed to one of the input pin। अच्छा, अगर इनके पास कंप्लीट होगा, ये फुल होंगे,
तो वो चेक करेगा, जिसके पास खाली हो जाएगा तब वो वहीं पे वेट करेगा, अगर ये एम्प्टी हो जाएगा तो वो यहाँ पे टोकन मूव कर दिया जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान जो होता है कंपटीशन होता है, किसी एक को टोकन ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि टोकन डुप्लीकेट नहीं होता। एक्टिविटी पार्टीशन, पार्टीशंस डिवाइड द नोड्स। अब हम स्विम लेन डायग्राम की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा था कि हम एक्टिविटी डायग्राम से स्टार्ट करेंगे और मूव करेंगे टुवर्ड्स स्विम लेन डायग्राम। हमने यूज केस बनाया, यूज केस को एलेबोरेट करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए एक्टिविटी डायग्राम बनाई, और एक्टिविटी से हम नेक्स्ट जो है स्विम लेन की तरफ मूव कर रहे हैं। पार्टीशनिंग शो करती है, लेन्स जो होती हैं वो पार्टीशन सिस्टम की शो कर रही होती है। पार्टीशंस डिवाइड द नोड्स एंड एंचेस फॉर आइडेंटिफाइंग एक्शंस दैट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। जो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे पार्टीशंस कर दी जाती हैं। दे ऑफन corresponds to organizational unit in the business model। अपन जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की बेस पे की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं जितना हमारा एचआर का जितने एक्टिविटीज हैं और उनसे लिंक जो भी एजेस हैं वो हम एक लेन में रख देते हैं। देन अकाउंट्स के रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है जितने वो एक लेन में हो जाती है। कस्टमर के रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन या एम्प्लॉयज के रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो एक। तो ये बिजनेस यूनिट्स के अगेंस्ट हम पार्टीशनिंग कर सकते हैं। पार्टीशन कैन बी हिरारिकल और मल्टी डायमेंशनल। जिगल भी हो सकती है और मल्टी डिमेंशनल भी हो सकती है। एडिशनल नोटेशन इज प्रोवाइडेड, प्लेसिंग द पार्टीशन नेम इज पैरेंथेसिस अबव द एक्टिविटी नेम। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन क्या होती है जो हमारी बिजनेस यूनिट्स या ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की बेस में कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप की पार्टीशनिंग हो सकती है जो हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो हमारी एग्जांपल हम स्टार्ट से लेके चल रहे हैं, जैसे ऑर्डर एक आता है, ऑर्डर को फुल किया, फुल ऑर्डर एक्सेप्ट होना है या रिजेक्ट होना है। एक्सेप्ट होगा तो क्या होगा, रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, ये सारी। अब यहाँ पे ये सारे ऑर्डर्स के रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है ये ऑर्डर प्रोसेसिंग जो डिपार्टमेंट होगा जो डील करेगा। उसके बाद ये इनवॉइस जनरेट करना, इनवॉइस को एग्जीक्यूट करना, ये सारी अकाउंटिंग के रिलेटेड जो फाइनेंस या अकाउंट डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, तो ये वाली सारी एक्टिविटीज उसमें आएंगी। उसके बाद मेक पेमेंट जो है वो कस्टमर के रिलेटेड है। ये वाली मेक पेमेंट कस्टमर के रिलेटेड है। तो बहुत है, अगर हम इसके लिए पार्टीशनिंग इसकी करते हैं बेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, तो ये क्या डायग्राम इसमें कन्वर्ट होगी। जैसे यहाँ पे देखें, ये जो रिसीव ऑर्डर, फिल ऑर्डर, शिप ऑर्डर, क्लोज ऑर्डर, ये सारा ऑर्डर डिपार्टमेंट जो है इसके साथ डील कर रहा है। सेंड इनवाइस एंड एक्सेप्ट पेमेंट, ये जो है इनवाइस भेजना और एक्सेप्ट करना पेमेंट को, ये अकाउंट डिपार्टमेंट डील कर रहा है। जो पेमेंट है वो कस्टमर कर रहा है, तो हम इसको मॉडल नहीं करेंगे, जो कस्टमर साइड को मॉडल नहीं कर रहे। तो ये सारा इसको वही डायग्राम को हमने क्या किया, पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया, लेन्स बना दी। तो प्री एंड पोस्ट। अच्छा, स्विम लेन डायग्राम्स की तरफ जाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। प्री एंड पोस्ट कंडीशंस क्या होती हैं। किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले कोई प्री कंडीशन होती है और बाद में पोस्ट कंडीशन होती है। अब वो टोटल एक बिग पिक्चर जो होती है बड़े लेवल पे पूरी एक्टिविटी की हो सकती है, या उसके अंदर सब लोकल प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन भी होती हैं। जैसे ये किसी पर्टिकुलर एक्शंस के साथ लिंक है तो ये लोकल प्री कंडीशन, लोकल पोस्ट कंडीशन लिखा हुआ है। यहाँ ये टोटल एक एक्टिविटी के साथ लिंक है तो वो प्री कंडीशन या पोस्ट कंडीशन। उसमें आप देखें जो कीवर्ड्स हैं वो प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन के हैं जो पूरी एक्टिविटी के साथ लिंक है। अब ये लोकल, इस एक्टिविटी में से अगर एक ये एक्शन निकालते हैं तो इसके साथ जो लिंक है उसको लोकल प्री कंडीशन या पोस्ट कंडीशन कहा है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो ऑर्डर वाला था वही एग्जांपल, ऑर्डर वाला जो था रिक्वेस्ट ऑर्डर किया है। अब ऑर्डर एक रिक्वेस्ट किया गया है तो ये सारी जो पूरी एक्टिविटी है इसकी प्री कंडीशन क्या है, ऑर्डर कंप्लीट। पोस्ट कंडीशन क्या है, ऑर्डर क्लोज्ड। एंड पे क्या, इसके बाद ऑर्डर को क्लोज हो जाना चाहिए। और प्री कंडीशन में क्या है, ऑर्डर कंप्लीट, मतलब कोई ऑर्डर आएगा तो देन स्टार्ट होगा, अगर ऑर्डर ही नहीं होगा तो ये स्टार्ट नहीं हो सकता। ये ऑर्डर की प्री कंडीशन क्या है कि ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए, ऑर्डर उसने वो कर लिया हो। और उसके बाद पोस्ट कंडीशन में क्या है कि ऑर्डर एंड पे क्लोज हो जाना चाहिए। अब अगर ये हमारे पास कंप्लीट प्री और पोस्ट कंडीशन थी, अगर पर्टिकुलर हम किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के साथ स्पेसिफिक एक्शन के साथ लिंक कर सकते हैं, वो लोकल प्री कंडीशन और लोकल, जैसे सिर्फ फिल ऑर्डर की जो प्री कंडीशन होगी वो क्या होगी और फिल ऑर्डर की पोस्ट कंडीशन क्या होगी वो भी डिफाइन की जा सकती है।
Send signal action creates a send signal instance from its input and transmit it to the target object. Local or remote signal is an asynchronous stimulus that trigger a reaction in the receiver in an asynchronous way and without a reply. Any reply message is ignored. अच्छा क्या है सेंड सिग्नल एक्शन? क्या होता है, एक यहाँ से जैसे क्रिएट आर्डर है, उसने आप एक सिग्नल दिया है फिल आर्डर रिक्वेस्ट, और ये क्रिएट इनवाइस को चला जाता है कि आर्डर रिक्वेस्ट फिल आर्डर रिक्वेस्ट, ये सिग्नल है, ये वाली जो एक्शन है ये इसको ट्रांसफर कर रहा है, ये सिग्नल दे रहा है, नेक्स्ट वाली एक्टिविटी को सिग्नल दे रहा है। ये सिग्नल जो है एसिंक्रोनियस होता है, मींस ये सिग्नल जा रहा है, इसे ये नहीं है कि ये रिप्लाई भी देगा, ये आप अपना काम, इसने सिग्नल भेज दिया उसके बाद ये अपना नया काम आगे वाला काम स्टार्ट कर देता है, ये नहीं कि ये इससे रिप्लाई का भी वेट करेगा, ये वन साइडेड है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाली सिंबल यूज की जाती है यूएमएल में, सेंड सिग्नल एक्शन को। फिल ऑर्डर रिक्वेस्ट, नोटिफाई कस्टमर, ये एक सिग्नल दे दिया गया नेक्स्ट वाली एक्टिविटी को। टाइम ट्रिगर एंड टाइम इवेंट। A time trigger is a trigger that specifies when a time event will be generated. Time event occur at the instance when a specified point in the time has transpired. अच्छा, जब कोई टाइम होता है, फॉर एग्जांपल आपके कुछ इवेंट्स जो हैं वो कुछ टाइम्स के साथ आपने लिंक किए हुए हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम होगा तो उस पर कोई एक्शन परफॉर्म होना है, कोई इवेंट अकर होना है जब कोई टाइम स्पेसिफिक टाइम आएगा। ये रिलेटिव भी हो सकते हैं और एब्सोल्यूट भी हो सकते हैं। रिलेटिव और एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल कोई एक्टिविटी परफॉर्म हुई है तो उसके 5 सेकंड के बाद कुछ इवेंट होना चाहिए, तो वो रिलेटिव टाइम ट्रिगर होगा। अगर आपने सेट किया हुआ है एक एक्टिविटी के परफॉर्म होने के 5 सेकंड के बाद ये एक्टिविटी होनी चाहिए तो वो रिलेटिव होगा। और अगर आपने कोई एब्सोल्यूट टाइमिंग दी है, फॉर एग्जांपल आपने हर मंथ के एंड पे रिपोर्ट जनरेट करनी है, या आपने एक साल के एंड पे रिपोर्ट जनरेट करनी है, आपने लिख दिया है कि 31 दिसंबर 2020 को आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो वो क्या होगा, वो एक एब्सोल्यूट टाइम ट्रिगर होगा। और जब आपने किसी एक्टिविटी से लिंक किया है, जब कोई एक्टिविटी अकर होनी है और उसके बाद इवेंट अकर होगा उसके 5 सेकंड बाद, तो उस पर डिपेंड करती है, तो ये रिलेटिव टाइम ट्रिगर। इसको एक्सेप्ट इवेंट एक्शन। अच्छा, सेंड सिग्नल एक्शन था, इसको रिप्रेजेंट हमने ऐसे किया हुआ था, जब ये सिग्नल सेंड किया तो जहां पे ये एक्सेप्ट होगा, तो वो जो एक्सेप्ट इवेंट एक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाली सिंबल यूज की जाती है। जो सेंड सिग्नल एक्शन था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे यूज किया था हमने, और देखें यहाँ पे सेंड सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज की गई है। और एक्सेप्ट, अब ये वाला दूसरी जगह पे जाके एक्सेप्ट होगा, वो सेंड सिग्नल एक्शन जब इधर आएगा तो ये एक्सेप्ट इवेंट एक्शन को उसको एक्सेप्ट करेगा। वेट्स फॉर अकरेंस ऑफ इवेंट मीटिंग स्पेसिफाइड कंडीशंस। टू काइंड्स ऑफ एक्सेप्ट इवेंट एक्शंस। एक्सेप्ट इवेंट एक्शंस एक्सेप्ट सिग्नल इवेंट जनरेटेड बाय सेंड सिग्नल एक्शन। जो सेंड सिग्नल एक्शंस से होते हैं वो रिसीव करता है, और वेट टाइम है एक्सेप्ट टाइम इवेंट्स। अच्छा, हो सकता है ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो वो होता है जो सेंड सिग्नल एक्शन ने भेजा है तो वो उसका वेट करता है, वो आएगा तो वो ये एक्सेप्ट करता है। और दूसरा क्या हो सकता है, वेट स्पेसिफाई जस्ट किया हुआ है कि ये स्पेसिफिक टाइम अकर होगा तो उसके बाद होना है, तो उसको उसके लिए वेट करने के लिए ये वाली सिंबल यूज की जाती है। उसके एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, ये देखें सेंड सिग्नल, ये है प्रोसेस ऑर्डर ने सिग्नल दिया है रिक्वेस्ट पेमेंट, एक सिग्नल ट्रांसफर किया है, अब शिप ऑर्डर ने क्या है इसको एक्सेप्ट करके ये पेमेंट कंफर्म के साथ इसने इसको एक्सेप्ट किया है। अब ये सेंड सिग्नल एक्शन है, ये एक्सेप्ट इवेंट एक्शन है, एक्सेप्ट हो गया। उसके अलावा ये वेट का वंस अ ईयर, जैसे रिव्यू एम्प्लॉय को रिव्यू 1 साल के बाद रिव्यू करना है, तो एक स्पेसिफिक टाइम अगर अकर होगा तो उस पर ये वेट वाला सिंबल, इसकी ये सिंबल यूज की हुई है। इंटरप्टेबल एक्टिविटी रीजन। एक्टिविटी रीजन्स, interruptible activity region is an activity group, sets of nodes and edges that supports termination of token flowing into it. When a token leaves an interruptible region by interrupting edges, all tokens and behaviors in the regions are terminated. Token transfer is
Still atomic transition is never partial, it is either complete or it does not happen at all. Also further अच्छा इसको एग्जांपल से मैं बताती हूँ क्या है। इंटरप्टेबल एक्टिविटी रीजन क्या होता है, एक रीजन होता है जिसमें कुछ सेट ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेस होते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो दिखाया हुआ है इसी डायग्राम में अगर हम कह देते हैं ये वाला जो है ये इंटरप्टेबल एक्टिविटी रीजन है। इंटरप्टेबल क्या है, इसको इंटरप्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इस रीजन के अंदर यहाँ तक जब थे तो वो कैंसिल कर सकता था, अगर उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो ये डायरेक्टली यहाँ पे चले जाएगा, हमें ऑर्डर को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस रीजन के अंदर रहते हुए कस्टमर ने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया तो वो डायरेक्ट इधर चला जाएगा। तो इंटरप्टेबल रीजन है, ये आपने डिफाइन करना होता है किसी भी एक्टिविटी में ये इंटरप्ट हो सकता है। तो इंटरप्ट हो गया तो वो कैंसिल हो गया और डायरेक्टली इधर चला गया। exception handler specifies the code to be executed when the specified exception occurred during the execution of the protected node। when जैसे आपने ट्राई और जब आप कोडिंग करते हैं तो ट्राई और कैच फ्लैग होता है, कोई भी एक्सेप्शन अगर आ जाती है तो उसको कैच करना होता है और कोई एक्सेप्शन हैंडलर होता है जो कि उसे हैंडल करता है। when an exception occurs the set of execution handler on the action is examined to look for a handler that matches the exception. If the exception is not caught, it is propagated to the enclosing protected node if one exists. If the exception propagates to the topmost level of the system and is not caught, the behavior of the system is unspecified. Profile may specify that, what happens in such cases. अच्छा, जब भी कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको जैसे ट्राई और कैच फ्लैग होता है, तो जब कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलर ब्लॉक होता है उसके पास भेज दिया जाता है, जो उसके स्पेसिफिक से रिलेट करता है तो वो उसे स्पेसिफिक हैंडल कर लेता है। अगर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता तो वो प्रोपेगेट हो जाती है सिस्टम में, और उस वक्त क्या सिस्टम में होगा, कैसे डिसाइड होगा, वर्किंग कैसे होगी। जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल जो है वो चल रहा है, नॉर्मल वर्किंग ऐसे होनी है, और अगर कोई ऐसी इनपुट होती है फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप की इनपुट है, स्ट्रिंग हम नहीं ले रहे, इंटीजर की इनपुट जस्ट एक्सेप्ट करनी है, और चलते चलते प्रोग्राम की चलते चलते बीच में इंटीजर की इनपुट आ गई है। इंटीजर वो क्या करेगा, अगर आपने डिफाइन किया हुआ है उसके लिए हैंडलर, तो वो हैंडलर को ट्रांसफर हो जाएगा और हैंडल होने के बाद दोबारा उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। आप बीच में से हो सकता है उसके लिए आपने कोई अगर आपने डिफाइन ही नहीं किया हुआ कोई हैंडलर, तो देन एक तो वो हो सकता है कि वो उस वाली इनपुट को इग्नोर करके हैंडलर के पास भेज दें और नेक्स्ट जो है आपको प्रोसेसिंग मूव हो जाए। यहाँ अगर आपने डिफाइन नहीं किया हुआ कोई भी तो वो टर्मिनेट हो सकता है कि प्रोग्राम आगे आपकी वर्किंग ना करे। व्हेन एक्सेप्शन इज caught is executed the exception body instead of the protected node, and then the token is passed to all the edges that go out from the protected node. The exception body has no explicit input or output edges. Exception body can resolve the problems that have caused the exception or can abort the program. We can put any activities nested in a protected node. Nesting activity allowed. अच्छा ठीक है, वो UML अलाउ करती है कि हम इसमें नेस्टिंग एक्टिविटी शो कर सकते हैं। एक्सपेंशन रीजन पहले हमने देखा, इंटरप्टेबल एक्टिविटी रीजन हो सकता है, उसमें हमने इंटरप्टेबल एक्टिविटी रीजन में कहा कि यहाँ पे कोई भी इंटरप्शन आ सकती है जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी कि इसमें कैंसिल ऑर्डर कर दिया है अगर क्लाइंट ने, तो वो डायरेक्टली एंड पे चला जाएगा। अगर एक्सेप्शन आती है उसमें हमने देखा तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलर होना चाहिए, या भी कोई एक्सेप्शन इनपुट आती है जो कि हैंडल नहीं हो सकती उसके लिए आपने एक एक्सेप्शन हैंडल कोड स्पेसिफिक लिखा होता है, वो एक्सिक्यूट हो जाता है। अगर आपने नहीं लिखा हुआ तो देन प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो सकता है। एक्सपेंशन रीजन, एक्सपेंशन रीजन क्या होता है, नेस्टेड रीजन ऑफ एन एक्टिविटी इन विच ईच इनपुट इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। एक्सपेंशन रीजन में हर इनपुट जो होती है वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती है। The expansion region is executed once for each element or position in the input collection. On each execution of the region, an output value from the region is inserted into an output collection at the same position as the input element. अच्छा, इसमें तीन टाइप्स की हो सकती हैं। There are three ways of interaction between the execution: parallel, iterative, and stream. Parallel क्या होता है, all the interactions are independent. Iterative, the interactions occur in the order of the element.
The execution of the region must happen in sequence with one finishing before another begins. Stream, there is a single execution of the region where the values in the input collections are extracted and placed into the execution of the expansion region as a stream. अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इनपुट जो होती है वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होती है. जैसे ये आपको ये शो किया हुआ है, ये इनपुट जो है एक्सपेंशन रीजन ये है, इसमें इनपुट जो है वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, और आउटपुट जो है ये देखें यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है. अब ये जो है ये तीन तरह के डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. एक तो पैरेलल हो सकती है, आइटरेटिव हो सकती है, स्ट्रीम हो सकती है. पैरेलल क्या होती है? ऑल द इंटरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट. ये यहाँ से यहाँ पे मूव हो सकती है, यहाँ पे मूव हो रही है. और उसके अलावा क्या हो सकती है? आइटरेटिव हो सकती है. आइटरेटिव का मतलब क्या है कि एक होगी, देन नेक्स्ट वाली मूव होगी, देन नेक्स्ट वाली होगी, सो ऑन. और उसके अलावा ये क्या हो सकता है? स्ट्रीम में भी जा सकती हैं वैल्यूज. स्ट्रीम की फॉर्म में सारी एट टाइम चल रही हैं. स्विम लेन. अच्छा, activity diagrams describe the activities of a class. These diagrams are similar to the state chart diagram and use similar conventions, but activity diagrams describe the behavior of the class, behavior of a class in response to the internal processing rather than external event, as in state chart diagram. Swim lane, which represent the responsibility of one or more objects for action within an overall activity. That is अच्छा, swim lanes क्या होती है? जैसे मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट लिमिट, हमने जस्ट एक्टिविटी डायग्राम को पार्टीशंस में शो किया है. पार्टीशन जो है वो हम किसी भी बेस पे बना सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की बेस पे बनाई है. और हमने जैसे ऑर्डर का डिपार्टमेंट, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, कस्टमर का डिपार्टमेंट, सबको सेपरेट सेपरेट कर दिया, और जिनकी एक्टिविटीज जो उसके रिलेटेड थी वो एक्टिविटीज उस वाली पार्टीशन में शो कर दी, उस वाली लेन में शो कर दी. जस्ट ग्रुपिंग की हुई है. जैसे यहाँ पे आपने ओपन इंसिडेंस, अलोकेट रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज, आर्काइव इंसिडेंट, ये सारी जो एक्शन है वो डिस्पैचर कर रहा है, और फील्ड ऑफिसर जो है वो डॉक्यूमेंट कर रहा है इस चीज को. तो इसके रिलेटेड जो चीज ये कर रहा है ये इसकी लेन में हो गई, और बाकी सारी चीजें वो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो उस लेन में आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फाइनेंस, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, अगर हमने डिपार्टमेंट की बेस पे करते हैं तो फाइनेंस के रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज होंगी वो यहाँ आ जाएंगी. ऑर्डर प्रोसेसिंग के रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज, जितने डिसीजन, जो भी प्रोसेसिंग होगी, फ्लो होगा, वो यहाँ पे शो होगा. और स्टॉक मैनेजर के रिलेटेड जो चीजें हैं हर डिफरेंट, ये जो डाटेड लाइन है ये आपको पार्टीशंस को शो कर रही होती है, ये डिफरेंट लेन्स बना रही होती है. और एक लेन्स में डिफरेंट ग्रुपिंग की हुई है, पार्टीशंस की हुई है, किसी भी बेस पे हो सकती है. यहाँ पे हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, स्टॉक मैनेजर, उनकी बेस पे प्रोसेसिंग की हुई है. अच्छा, यही आज के लिए हमारा इतना ही था. हमने आज के लेक्चर में क्या देखा है कि ऑब्जेक्ट नोड्स की 4 डिफरेंट टाइप्स होती है, जिनमें एक्टिविटी पैरामीटर,
और पिन्स जो होती हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सेंट्रल बफर, डाटा स्टोर हमने देखा। हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट नोड्स होते हैं उनके उन पे मल्टीप्लिसिटी उनके साथ एसोसिएट की जा सकती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कोई भी जो पिन होती है वो कितनी जो ऑब्जेक्ट नोड होता है वो कितनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक्सेप्ट या प्रोवाइड कर सकता है, अपर बाउंड एसोसिएट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अपर बाउंड का मतलब क्या है कि आप मैक्सिमम कितनी लिमिट है, अगर वो ऑब्जेक्ट नोड की वो लिमिट अचीव हो जाती है तो उसके बाद फ्लो जो है वो रुक जाता है जब तक उसमें से कुछ कंज्यूम नहीं हो जाता। देन अफेक्ट एसोसिएटेड है, 4 डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स होते हैं। अपडेट किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, उसको डिलीट किया जा सकता है, या कुछ भी 4 डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट उसके साथ एसोसिएट किए जा सकते हैं, और ऑर्डरिंग की जा सकती है, लिफो फीफो जैसे खुद से डिफाइन। एक्टिविटी एजेस होते हैं, एजेस जो होते हैं वो लेबल्ड हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म। अब लेबल का क्या मैंने आपको बताया था